नमस्कार। आइए आज हम इन्वायरमेंटल जियोग्राफी पर्यावरणीय भूगोल की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और आज हम मैन या क्या कहते हैं ह्यूमन मनुष्य मानव और एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट पर्यावरणीय वायुमंडलीय पर्यावरण को समझते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि वैश्विक ऊष्मन का कहते हैं इसे, या भूमंडलीय ऊष्मन कहते हैं, जो धरातल पर ऊष्मन पाया जाता है उसे कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को समझेंगे जो तापमान बढ़ेगा, और फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट उससे रिलेटेड है, उसे भी हम समझेंगे जो ग्रीन हाउस क्या है और उसका प्रभाव क्या है। फिर ओजोन डिप्लेशन, हजार्ड एंड डिजास्टर को भी समझेंगे, और फिर अर्बन हीट आइसलैंड को भी देखेंगे। ठीक है, जो शहरों में हीट आइसलैंड बनता है। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम आज ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं भूमंडलीय ऊष्मन या क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक ऊष्मन का कहते हैं इसे। तो ये क्या है कि वैश्विक स्तर पर इसमें क्या होता है कि औसत तापमान जो एक औसत टेम्परेचर पाया जाता है 15 डिग्री 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उससे जब वो आगे बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग, उसे हम तब ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो वैश्विक स्तर पर मतलब विश्व के स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर एवरेज टेम्परेचर का बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो वैश्विक स्तर पर धरातली सतह मतलब अर्थ सरफेस पर, ध्यान दीजिएगा, धरातली सतह अर्थ सरफेस की सतह का दीर्घकालिक ताप लॉन्ग टर्म हीटिंग, जो लंबे समय तक क्रमशः जो हीटिंग होती रहती, तापमान में ऊष्मा में बढ़ोतरी होती रहती है, उसी के तहत जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, किसके द्वारा ये होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा, मुख्यतः फॉसिल फ्यूल को जलाने से, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जला रहे हैं, फिर आप देखिए कोयला जला रहे हैं, फिर कोई भी ईंधन फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, पेट्रोल जल रहा है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो एक टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो वैश्विक स्तर पर धरातली सतह अर्थ सरफेस पर दीर्घकालिक ताप लॉन्ग टर्म हीटिंग से ही ग्लोबल वार्मिंग बनता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब मानव क्रियाकलापों द्वारा मुख्यतः फॉसिल फ्यूल के जलाने से होता है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैपिंग वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को यह बढ़ाता है। यहाँ पर हीट ट्रैपिंग वाले गैस, हीट ट्रैपिंग मतलब कि ट्रैप कर लेना, उसे मतलब सोख लेना, रोक लेना ऊष्मा को, तो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, CFC हो गया, ये सब क्या होते हैं कि आपका कहते हैं रोकते हैं। जैसे वाटर वेपर हो गया, सब क्या ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वह उनको रोक देते हैं, एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देते, मतलब स्पेस में नहीं जाने देते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो इसके एविडेंस क्या है, मतलब इसके सबूत क्या है, इसके साक्ष्य क्या है, इसे समझते हैं। तो अगर हम इसके सबूत और साक्ष्य को देखें तो आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग ग्लेशियर, जो ध्रुवीय क्षेत्र पे जो ग्लेशियर पाया जा रहे हैं अंटार्कटिका में या फिर ग्रीनलैंड में, तो यहाँ का जो आइस शेल्फ है वह टूट रहा है, तो ये मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। राइज सी लेवल, जिससे क्या होगा कि सी लेवल में राइज मतलब उत्थान हो जाएगा, क्योंकि पानी जाकर सागर में बढ़ा देगा। फिर परमाफ्रॉस्ट का जो लेयर होता है ध्रुव एरिया में, कहते हैं कि सर्कम पोलर एरिया वाले में, वो पिघल रहा है। तो ये कई एविडेंस है, इसके साक्ष्य हैं। सबूत के तौर पर देख सकते हैं अंटार्कटिका ग्रीनलैंड में आइस शीट टूट रहे हैं, बड़े बड़े फ्लोटिंग आइसबर्ग का निर्माण हो रहा है। इसे आप और अच्छे तरीके समझ सकते हैं कि आप देखिए टेम्परेचर रिकॉर्ड, जो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग की जा रही है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी मुद्दा है, इस चीज़ को नॉर्मल मत समझिएगा। ठीक है, टेम्परेचर दिन पर दिन जो टेम्परेचर हमारा बढ़ता जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। पर्वतीय एवं महाद्वीपीय हिमनदों का पिघलना, फिर भूमंडलीय स्तर पर मतलब ग्लोबल स्तर पर क्या होता है, लेवल पर सागरी जल का ऊष्मा मतलब गर्म होना, जो सागर जल है, सागर तल में राइज इन सी लेवल बढ़ रहा है, परमाफ्रॉस्ट क्षेत्रों में पिघलना, उष्णकटिबंधीय पर्वतों की हिमरेखा का स्थानांतरण होना, ये सब कई कारण हैं। फिर क्लाउड्स पे ये प्रभाव डालता है, वर्षण प्रतिरूप में परिवर्तन आ जाता है, तो कई कारण हैं। एक साक्ष्य ये भी है कि अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड में जो हिम शेल्फ पाए जाते हैं, मतलब आइस शेल्फ जो पाए जाते हैं वो टूट रहे हैं, तथा बड़े बड़े प्लावी हिमकण मतलब फ्लोटिंग आइसबर्ग का निर्माण हो रहा है। ज्ञातव्य है कि जो आइस शेल्फ होता है, ध्यान दीजिएगा, आइस शेल्फ ये बृहदाकार तैरते हिमपिंड होते हैं, परंतु वे स्थल खंड से जुड़े रहते हैं। आइस शेल्फ जो रहेगा वह स्थल, देखिए ये पूरा आइस शेल्फ है, ठीक है, पूरा स्थल खंड का एक समझिए कि बर्फ का बड़ा पिंड हो गया, ठीक है, वह स्थल खंड से जुड़ा हुआ है, आइस शीट से जुड़ा हुआ है आइस शेल्फ, ठीक है। जबकि आइसबर्ग जो होता है, ये आइस शेल्फ जो रहता है वो स्थलखंड से जुड़ा है, जबकि आइसबर्ग बृहदाकार तैरते हिमपिंड होते हैं, ये तैरते हिमपिंड, परंतु वे स्थलखंड से अलग रहते हैं तथा सागरों में स्वतंत्र रूप में तैरते हैं। आप ये समझिए, ये पूरा आइस शेल्फ है, और ये जो आइसबर्ग है, ये देखिए इसका आइसबर्ग में क्या होता है कि 90% हिस्सा समुद्र के नीचे रहता है, 10% उसका वॉल्यूम बढ़ा रहता है, जो कि सॉलिड के रूप में, सॉलिड होने पर कोई जब वाटर सॉलिड हो जाता है तो 10% वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, तो ऊपर हिस्सा दिखता है 10%, और 90% डूबा हुआ रहता है। आइसबर्ग और आइस शेल्फ में यही अंतर है कि आइस शेल्फ आइस शीट से पूरी तरह से जुड़ा रहता है, एक बड़े पिंड से जुड़ा रहता है, और वहीं आपका आइसबर्ग जो है तैरता रहता है। देखिए वाटर है तो अलग से तैर रहा है।
अब यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि आइस शेल्फ जो रहेगा वो बेलदाकार तैरते हिमपिंड होते हैं, परंतु वे स्थलखंड से जुड़े रहते हैं, जबकि आइसबर्ग जो रहता है वह बेलदाकार तैरते हिमपिंड होते हैं, परंतु वे स्थलखंड से अलग रहते हैं तथा सागरों में स्वतंत्र रूप में तैरते हैं। इस तरह स्पष्ट होता है कि आइस शेल्फ जो है वह विघटित होकर टूटते हैं। एक बहुत बड़ा विघटन होगा, जब ये टूटेगा हिस्सा तो बहुत बड़ा, मान लीजिए यहाँ से टूट गया तो बहुत बड़ा हिस्सा टूट के निकलेगा ना, वीडियो टूटते हैं तो बृहदाकार हिमकण, ध्यान दीजिए बृहदाकार हिमकण, बहुत बड़ा हिमकण आइस शीट जिनका आकार कई सौ वर्ग मीटर तक हो सकता है, अलग होकर सागरों में तैरने लगते हैं। उल्लेखनीय है कि आइसबर्ग के पिघलने से सागर तल में कोई परिवर्तन नहीं होता, नोट करिएगा, क्योंकि सॉलिड होता है 10% वही ऊपर दिखता है इसका और 90% रहता है। तो ये जब पिघल जाएगा तो इसका जो हिस्सा रहेगा वो जितना वाटर में प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि आइसबर्ग जो आइस शेल्फ जो है वो प्रभाव डालता है, आइसबर्ग नहीं डालता। तो आइसबर्ग के पिघलने से सागर तल में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये अपने आयतन मतलब वॉल्यूम के बराबर सागरी जल को विस्थापित करके ही सागर में अपनी जगह बनाता है। तो जितना उसका वॉल्यूम 10% है उसी को लिया हुआ है, परंतु आइस शेल्फ जो रहते हैं वो पिघलने से सागर तल में वृद्धि हो जाती है। जब ये हिस्सा पिघलेगा तो सागर तल में वृद्धि हो जाएगी और आइसबर्ग पिघलेगा तो वृद्धि नहीं करेगा। ये चीज़ें मुख्य थी, इसलिए हम आपको बता दिए। एविडेंस सबूत के रूप में ही आगे हम देखेंगे जो साल देखा गया कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रण है, वह प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप देखिए 2025 में अनुमान लगाया गया है कि 405 से 460 ppm पार्ट पर मिलियन के बीच में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर 2050 में आपका 445 से 640 पहुंच जाएगा, और 2100 मतलब कि 22वीं सदी में जब आप पहुंचेंगे तो आपका 900 करीब पहुंच जाएगा ppm, अगर इसी दर से ये चलता रहा। इसका रीजन है CO2 का बढ़ने का, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। कहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल हम जलाते हैं कोयला वेला, तो इसका जो है मेन मुख्यतः CO2 बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 65% हिस्सा इसका प्रभाव डालता है। और ये जो रिपोर्ट ली गई है, ये जो स्रोत लिया गया है वो IPCC रिपोर्ट के द्वारा ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत लिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ओजोन डिप्लेशन मतलब ओजोन क्षरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ऊपरी वायुमंडल जो अपर एटमॉस्फेयर है उसमें अगर हम देखें तो मौजूद ओजोन लेयर, जो अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसका पतला होना ही ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण कहलाता है। ऊपरी वायुमंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में, और ये ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम आपको मिलेगा 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैसेस। ठीक है, ओजोन जो है वह O33 एटॉमिक गैसेस से मिलकर बना है, और ये अल्ट्रावायलेट रे जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे है उसको ये रोकती है। बहुत बड़ा, इसलिए इसे कहते हैं ओजोन लेयर को, ये पृथ्वी की रक्षा कवच है, पृथ्वी की छाता है, और ये हमारे लिए प्राणदायी है। ठीक है, तो ओजोन लेयर इसलिए इसे पृथ्वी की रक्षा कवच भी कहते हैं, पृथ्वी की छाता कहा जाता है, अम्ब्रेला टाइप का, क्योंकि अगर ये मान लीजिए अल्ट्रावायलेट रे को नहीं रोके और अंदर हमारे पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएगी, जब ओजोन अगर मान लीजिए ओजोन लेयर नहीं है और जो अल्ट्रावायलेट रे है वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचेगी, तो इसके जो कारण होंगे, जो इसके इफेक्ट प्रभाव पड़ेंगे, वह टेम्परेचर में वृद्धि होगी, स्किन कैंसर होगा, जो गोरे लोग हैं उनके स्किन पे कैंसर का आएगा, फिर मोतियाबिंद हो सकता है आंखों पर, फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है लोगों की वह कमजोर हो जाएगी, वीक इम्यूनिटी सिस्टम आएगी। ठीक है, तो ये सब मेन रीजन है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन नहीं होना चाहिए, हमें समझना चाहिए। और इसके जो स्रोत हैं इसे समझिए। जब आप स्रोत पे आ जाएंगे, इसके स्रोत जो हैं ये किस लिए ऐसे हो रहे हैं, कि क्यों ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, जब आप इसे समझ लेंगे तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी, आप ओजोन क्षरण को रोक पाएंगे और अपने प्राणदायी रक्षा कवच को रख पाएंगे। तो ये CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जैसे हम रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं घर में, तो फ्रिज जो चलाते हैं, जो AC चलाते हैं, एयर कंडीशन रखते हैं, उससे जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। जो सॉल्वेंट हम लोग रखे रहते हैं और जो सौंदर्य प्रसाधन हम लोग यूज करते हैं सुंदरता लाने के लिए, उससे भी हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन लेयर का क्षरण कर रहा है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से होता है। क्लोरीन ब्रोमीन के कम्बिनेशन से जो है ये प्रभाव डालता है, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और कुछ हेलोन्स होते हैं जो अग्निशामक होते हैं, उन गैसों द्वारा भी ओजोन का डिप्लीशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन लेयर को मतलब ओजोन परत को डिस्कवर किसने किया था, ये प्रश्न पूछता है। ये चार्ल्स फेब्रे थे जो कि फ्रेंच के व्यक्ति थे, और हेनरी बैसन थे, जो दोनों लोग चार्ल्स फेब्रे और हेनरी बैसन 1913 में ओजोन लेयर को डिस्कवर किए थे। इनकी जो थिकनेस होती है ओजोन लेयर की, ये मेजर की जाती है डाफ्सन यूनिट में। GMB डाफ्सन एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिन्होंने इस ओजोन लेयर मतलब कि नीचे से लेकर मतलब धरातल से लेकर ऊपर तक उसके जो थिकनेस को पता लगाया था, और इसीलिए इसे डाफ्सन यूनिट कहा जाता है। पूछता भी है, डाफ्सन यूनिट के द्वारा ही ओजोन लेयर का थिकनेस पता लगता है, मेजर किया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है, इस चीज को भी आप जानते रहिएगा।
और आगे बढ़ते हैं, ओजोन होल को समझते हैं। ओजोन छिद्र कहने का अर्थ हुआ कि जब ओजोन का कम होना, मतलब कि जो ओजोन गैस था, मतलब कि एक जो लेयर था हमारा पाया जाता था स्ट्रेटोस्फीयर में, वह अब कम हो रहा है। इसके पीछे रीजन बताया जाता है। इसके पहले सबसे पहले इसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था, पहली बार ऑब्जर्व किया गया था इन अंटार्कटिका में। और ये प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से व्यक्ति थे, तो ये ब्रिटिश सर्वेक्षक की टोली थी, जो फार्मियन, ब्रायन आपके गार्डिनर थे, एंड जोनाथन संकियन थे। ठीक है, जॉन फार्मियन, ब्रायन गार्डियन एंड जोनाथन संकियन थे, जो कि 1985 मई 1985 में पहली बार ऑब्जर्व किया अंटार्कटिका में ओजोन होल रहा है। जिसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। कारण ये था कि 1985 में जब पता लगाया गया, इसीलिए ही परिणाम स्वरूप 1987 में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया कि ओजोन होल हो रहा है, विश्व को समझना चाहिए इस बारे में, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। काजेज मैंने अभी बताया था ना आपको, इसी कीजिए कि स्किन कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये सब काजेज आ जाएंगी इस चीज़ को। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, जो कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तत्वाधान में ओजोन को नष्ट करने वाले, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या चीज़ पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ओजोन लेयर से रिलेटेड है। तो ओजोन को नष्ट करने वाले जो केमिकल्स हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने बताया ना, सीएफसी हो गया, इन सबके उत्पादन तथा उपभोग को सीमित करना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, सब लोग को बैठा गया, उस पर हस्ताक्षर कराया गया कई देशों से। ये हो गया ओजोन होल। एक होता है ओजोन हैलो। ओजोन होल में क्या रहता है, पहली चीज समझिएगा। ओजोन होल में ओजोन का कम होना होता है, मतलब ओजोन जो गैस थी उसका कंसंट्रेशन कम होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, तो उसकी दिक्कत होती है। वहीं ओजोन हैलो में क्या होता है कि ओजोन गैस ज्यादा बन जाता है किसी क्षेत्र में, तो इसमें कहते हैं कि एक स्पेसिफिक लोकेशन, कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, उसमें ओजोन गैस का ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है, तो उसे हम ओजोन हैलो कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था बाई बियन जिन चियांग एंड कैनेडियन यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के लोग थे। उन्होंने 2005 में तिब्बत प्लेटू में ओजोन हैलो को मतलब पाया, जिसमें बताया उन्होंने कि यहाँ पे ओजोन गैस ज़्यादा बन गया है इस क्षेत्र के ऊपर, एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ओजोन गैस आपको ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो था आपका ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन के बारे में अध्ययन। अब आगे बढ़ते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहते हैं हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम ग्रीन हाउस को समझते हैं कि ग्रीन हाउस क्या है। तो ग्रीन हाउस जो है, आप ऐसे समझिएगा, जो कोल्डर रीजन होते हैं, मतलब जो शीत प्रधान क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पे ठंडियों में क्या कहते हैं कि पौधों को उगाने के लिए एक ग्रीन हाउस बनाया जाता है, एक घर बनाया जाता है, जो कि ग्लास का रहता है, शीशे का रहता है। ठीक है, ग्लास का रहता है या फिर क्या कहते हैं प्लास्टिक का रहता है। अब कारण ये है ग्रीन हाउस बनाने के पीछे, क्योंकि जब ये प्लास्टिक का जो रहेगा या ग्लास का रहेगा, वह सन रे को तो अंदर आने देगा, मतलब कि रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन को तो अंदर आने देगा, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो पार्थिव विकिरण वापस जाएगी उसे रोक लेता है। तो कहने का अर्थ यह, कोल्ड रीजन में ग्लास हाउस एक बनता है या फिर क्या कहते हैं कि प्लास्टिक का बनता है। तो एक इमारत है जहां पौधे, मतलब एक रूफ जो उसका छत रहता है वो ग्लास हाउस का रहेगा, जहां पौधे उगाए जाते हैं, उसके अंदर जो है पौधे उगाए जाते हैं, एक ऐसा घर बना दिया जाता है। तो ग्रीन हाउस के जो कांच, जो ग्लासेस रहते हैं, वह सोलर रेडिएशन को अंदर आने देते हैं, परंतु अंदर से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, एक ब्लैंकेट का काम करते हैं, जिस वजह से वहाँ के पौधे उगाए जाते हैं, टेम्परेचर बना रहता है। उसी से ग्रीन हाउस इफेक्ट लिया गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहने का मतलब वह प्रक्रिया जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस अब हमारे वायुमंडल में आ जाइए, हमारे पृथ्वी पे आ जाइए, तब यहाँ पे बात आएगी कि वह प्रक्रिया जिनमें ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, जिससे क्लाउड बनते हैं। ठीक है, फिर आपका सोलर रेडिएशन हो गया। अब क्या हुआ कि वह प्रक्रिया जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है कि सोलर रेडिएशन को आने देते हैं, मतलब कि सौरिक विकिरण को तो आने देते हैं पृथ्वी के सरफेस पर, परंतु पार्थिव विकिरण मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, रोक लेते हैं, जिसकी वजह से काउंटर रेडिएशन के रूप में पुनः रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब कि वापस ये कौन रिफ्लेक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जो ऊपर रहता है वो काउंटर पुनः रिफ्लेक्ट कर देता है पृथ्वी पर। ठीक है, तो जिससे पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बन जाती है। इसे और अच्छे समझने के लिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हरित गृह मतलब ग्रीन हाउस के शीशे जो ग्लास रहते हैं इस तरह के होते हैं कि उनसे होकर सौरिक प्रकाश दृश्य अंदर तो पहुंच जाता है, परंतु ये इन घरों के दीर्घ मतलब कि लॉन्ग वेव इंफ्रारेड जो रे रहता है बाहर नहीं जाने देता। अर्थात हरित गृह मतलब ग्रीन हाउस के कांच सौरिक विकिरण को तो अंदर आने देते हैं, सोलर रेडिएशन को अंदर आने देते हैं, परंतु अंदर से उष्मा को बाहर जाने नहीं देते। इसी कारण से हरित गृह में मतलब ग्रीन हाउस में उष्मा का लगातार संचय होता रहता है, मतलब संचय मतलब कम्युनिकेशन मतलब इकट्ठा होता रहता है। इस समस्त
प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। तो वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण प्रभाव मतलब ब्लैंकेट इफेक्ट, इसीलिए ब्लैंकेट इफेक्ट भी कहा जाता है, के कारण पृथ्वी की सतह पर तापमान प्रोग्रेसिव वार्मिंग को हरितगृह प्रभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर वेपर मतलब जलवाष्प क्लाउड जो बन रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं ये की तरह व्यवहार करती हैं, क्योंकि ये सौरिक विकिरण को धरातल तक पहुंचने में कोई बाधा उपस्थित नहीं करती हैं, परंतु पृथ्वी से होने वाले बहिर्गमन मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दीर्घ तरंग के विकिरण को खासकर अवरक्त किरणों को मतलब अल्ट्रावायलेट रे को सोख लेती हैं, उन्हें भूतल की ओर पुनः परावर्तित कर देती हैं, मतलब पुनः रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इस तरह के विकिरण को प्रतिलोम मतलब काउंटर रेडिएशन कहते हैं, जिस कारण धरातली सतह का निरंतर गर्म होता रहता है, यह इसकी कारण है। ठीक है, मैंने ग्लोबल वार्मिंग में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने बताया, रेफ्रिजरेटर बताया और फिर एयर कंडीशन बताया और स्प्रे डिक्नेयर बताया। इसके साथ साथ कुछ और भी रीजन है जो कि प्रभाव डालते हैं, जैसे सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट विमान, जैसे जो जेट विमान ऊपर चलते रहते हैं हमारे जेट विमान वायुमंडल में, तो वो ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि यहाँ के नाइट्रोजन निमुक्त होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है जो कि क्षति पहुंचाते हैं। तो जेट विमानों के निक्षेप नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन का क्षरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव, ओजोन डिप्लीशन पर प्रभाव डालता है। इस चीज को भी आप जानते रहिएगा। इसके साथ एक चीज और भी है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागर जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे जो प्रवाल कोरल रहते हैं उनका रंग श्वेत हो जाता है, मतलब व्हाइट हो जाता है, व्हाइटनिंग आ जाती है। इस प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहती हैं। प्रवाल मर जाते हैं और सागरी जल के तापमान वृद्धि होने से शैवालों का रंग श्वेत हो जाता है तथा वे मृत हो जाते हैं। बहुत बड़ा प्रभाव है, और कोरल मर जाएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो मरीन इकोसिस्टम है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि जो शैवाल एल्गी होते हैं जो प्रवाल की कोशिकाओं शेल में रहते हैं, आहार प्राप्त करते हैं, और जब ये प्रवाल मर जाएंगे मतलब कि कोरल मर जाएंगे तो फिर आहार कैसे प्राप्त करेंगे एल्गी, तो ये सब बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अब हम प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों को भी समझ लेते हैं। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर सबसे ज्यादा वाटर वेपर प्रभाव करता है क्लाउड, क्योंकि क्लाउड एटमॉस्फेयर में 27% जो है रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकलता है, ये आपका फॉसिल फ्यूल्स जो रहते हैं, जैसे कोयला हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, मतलब खनिज तेल जो आप जलाते हैं, नेचुरल गैसेस जो प्राकृतिक गैस हो गया, उनको जलाने के कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। फिर मेथेन होता है CH4, जिसमें धान की कृषि जब हम करते हैं, जो चावल की कृषि होती है, उसमें जब पानी रहता है, वेटलैंड आर्द्र एरिया रहता है, आर्द्र भूमि रहती है, तो मेथेन गैस निकलती है, क्योंकि वह दलदल रहता है तो मेथेन गैस निकलता है। फिर वहीं पालतू जानवर के गोबर के भी, वहाँ के जो डंक रहता है काउ डंक, उसके भी निकलता है। और गाय भैंस के जो जुगाली रहते हैं, जब वह अपना भोजन पचाने के लिए जुगाली करते हैं, जब आप गाय भैंस को देखेंगे तो खाना खाने के बाद जो है वह मुंह को हिलाते रहते हैं, तो जुगाली करते हैं, उससे भी मेथेन गैस निकलती है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रभाव डालता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कृषि और उससे संबंधित भूमि उपयोग परिवर्तन से ये प्रभाव डालता है। फिर आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी प्रभाव डालता है। ये प्रमुख गैसेस हैं, आप जान दे रहिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड CFC। ठीक है, और ओजोन ये सब छोटे हैं, ओजोन और HFC ये सब छोटे छोटे हैं। अब हम विश्व स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन से देश सबसे ज्यादा करते हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस श्रृंखला में चलें तो चाइना सबसे ज्यादा 28% कार्बन डाइऑक्साइड आपका कह सकते हैं इमिशित करने वाला कंट्री है। फिर उसके बाद USA आता है 15%, फिर इंडिया 7%, फिर रशिया 5%, फिर जापान 3%। इसके बाद आपका जर्मनी रहेगा, जापान के बाद जर्मनी आता है जो कि आपका 3.6, फिर उसके बाद कनाडा, फिर दक्षिण कोरिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सऊदी अरब, ये करके देश हैं। ठीक है, इसको भी जानते रहेगा। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का पर कैपिटा प्रति व्यक्ति किसी देश में प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना ज्यादा होता है मेट्रिक टन में अगर हम देखें तो कतर, सऊदी अरब या USA सब बहुत ही ज्यादा उत्पादन करने वाले देश हैं, जो कि 18 से 16 के बीच में पाए जाते हैं। फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ये जापान, ये सब बहुत ही उत्पादन करते हैं। फिर रूस, जर्मनी, ये भी आपको उत्पादन। फिर चाइना, भारत जो है 1.91 है प्रति व्यक्ति उत्पादन। इस चीज को जानते रहिएगा, भारत चाइना के इसलिए कम दिखाई देता है क्योंकि भारत और चाइना में जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, इसलिए प्रति व्यक्ति कम दिखाई देता है। वैसे उत्पादन देखिए चाइना 28% कर रहा है, लेकिन एक साथी तक 8 पर व्यक्ति दिख रहा है क्योंकि पॉपुलेशन अधिक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिएगा, देखिए ऑस्ट्रेलिया, USA, फिर रूस, फिर दक्षिण कोरिया, जर्मनी, जापान, ये सब देखिए डेवलप्ड कंट्री हैं, इसलिए इनका जो है ज्यादा है। डेवलप्ड कंट्री है और पॉपुलेशन कम है तो इसलिए ज्यादा है। वहीं अगर आप चीन पे आ जाइए, ब्राजील पे आ जाइए, भारत पे आ, तो यहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, तो इसलिए इनका कम है आपका प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन जो रहेगा, पर कैपिटा जो कार्बन इमिशन है वह कम रहेगा मीट्रिक टन में। तो अब आगे बढ़ते हैं हम
इसी श्रृंखला में जो ग्रीन हाउस गैसें होते हैं वह इमिट मतलब महाद्वीपों कॉन्टिनेंट के तहत अगर हम देखें कितना ज़्यादा उत्सर्जन होता है तो एशिया में सबसे ज़्यादा होता है। इस चीज़ को जानते रहेगा, पूछता भी है। एशिया में सबसे ज़्यादा, फिर नॉर्थ अमेरिका में, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका में, फिर अदर कंट्री भी डाल दीजिए आप, ये कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब इसी पे हम, ये तो हो गया हमारा ग्रीन हाउस के बारे में अध्ययन। अब आगे बढ़ते हैं, हम कार्बन क्रेडिट को समझते हैं। ये कार्बन क्रेडिट क्यों आया? कारण ये था कि ग्रीन हाउस ज़्यादा हो रहा था तो देशों में समझौता किया गया कि एक कार्बन क्रेडिट बना जाए, मतलब कार्बन ट्रेडिंग होगा, व्यापार होगा, मार्केट होगा, जिसके तहत मतलब एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर आप एक क्रेडिट पा रहे हैं, एक कार्बन क्रेडिट आपको मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा जो कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे मैंने बताया था आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, एसी हो गया, अग्निशामक मतलब हैलोजन उपकरण हो गए, प्रसाधन सामग्री जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री हो गया, प्लास्टिक फोम आदि का जो उपयोग किया जाता है, मीथेन हो गया। ठीक है, तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड हो गए, ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं तो यही कह रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन में मतलब कि जो उसका इमिशन हो रहा है उसमें कमी के चलते एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि कौन सा देश कितना कमी डाल रहा है ग्रीन हाउस गैसें में। तो एक कार्बन क्रेडिट आपको मिलेगा 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप कम करते हैं, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब एक कार्बन क्रेडिट यूनिट मतलब 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा। आप इसे और अच्छे से यहाँ समझ सकते हैं। कार्बन मार्केट या कार्बन क्रेडिट कहने का अर्थ ये हुआ, कार्बन मार्केट के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों या कंपनियां, जो जहाँ की कंपनियां पाई जाए उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी के चलते प्राप्त किए गए एक प्रमाण पत्र है, जिससे सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती या फिर कह सकते हैं सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन CER या कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। और ये एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया, उसका क्रय विक्रय करती है। जिन कंपनियों ने ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के माध्यम से कार्बन ऑफसेट मतलब कि कार्बन को कमी के लक्ष्यों को प्राप्ति की है, कार्बन में कमी डालने के लक्ष्य, उनके द्वारा अतिरिक्त कटौती करने पर उन्हें कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है। मान लीजिए एक निर्धारित किया गया था कि आपको इतना मतलब कार्बन उत्सर्जन करना है, उससे भी कम अगर आप कर रहे हैं तो उसकी लक्ष्य प्राप्ति, उनके द्वारा अतिरिक्त कटौती अगर आप कर रहे हैं तो उन्हें कार्बन क्रेडिट प्राप्त होगा। और कार्बन क्रेडिट में एक यूनिट जो एक कार्बन क्रेडिट का जो एक यूनिट रहेगा वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक प्रमाण पत्र है जो कि मिलता है। पूछता भी है प्रश्न। अब आते हैं अर्बन हीट आइसलैंड, मतलब कि जो नगरी उष्मा द्वीप है वह कैसे बनता है। तो अर्बन हीट आइसलैंड कहने का मतलब जो नगर है, जो मतलब सिटी है, उसमें जो उष्मा का एक कहते हैं कि बहुत बड़ा मतलब कि टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह एक द्वीप बन जाता है आइसलैंड, मतलब टेम्परेचर अधिक हो जाता है ना। तो नगरों के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मतलब CBD में या चौक क्षेत्र में उच्च तापमान जो सिटी है उसके केंद्र में हाई टेम्परेचर बन जाता है। कारण ये रहता है कि कंक्रीट की इमारतें रहती हैं जो कि उष्मा को रोक लेती हैं। जैसे कि आप सड़कों को देखेंगे एस्फाल्ट का रहता है तो वह उष्मा को सोख लेती हैं। ठीक है, और फिर टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। और नगर के केंद्र के बाहर की ओर जो है तापमान में क्रमशः कमी होती है। इसे मैंने चार्ट के तरह समझाया है। मान लीजिए ये बिल्डिंग है तो ये नगर का केंद्र हो गया, और इधर आप रूरल की तरफ जाएंगे, मतलब अर्बन एरिया के रूरल की तरफ जाएंगे तो आप उष्मा की कमी पाए जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है, नगर के केंद्र के बाहर की ओर तापमान में क्रमशः कमी होती जाती है। तो नगर के केंद्र में देखिए टेम्परेचर ज्यादा पाएगा। मैंने यहाँ पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिखाया है जो कि 86 तो देखिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको नगर के केंद्र में मिलेगा। वहीं आप रूरल एरिया में पेड़ पौधे जहां मैंने रखा है वहां पे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। नगर, अब फिर आगे अगला पॉइंट है नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र मतलब कि सिटी और रूरल क्षेत्र की सीमा जहां बाउंड्री आती है वहां पे टेम्परेचर में अचानक कमी आती है। आप ध्यान से देखिए, ये आपका सिटी हो गया और जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं तो देखिए अचानक कमी आ रही है, नीचे गिर रहा है अचानक। ठीक है, तो यहाँ के सीधे नीचे जा रहा है। तो ये अचानक कमी जो है वह जैसे आप नगर और ग्रामीण क्षेत्र की सीमा बाउंड्री पर आते हैं तो टेम्परेचर में अचानक कमी आती है। और अधिक तेज तथा प्रबल वायु जो विंड अगर मान लीजिए नगर के केंद्र में चल रही है, ठीक है, तो हीट आइसलैंड का जो प्रभाव रहता है, जो एक द्वीप बन गया है, एक डोम सा बन गया है, वह कम हो जाता है। मतलब खूब आंधी आएगी, मतलब खूब आंधी तूफान आए तो ये पूरे जो हीट आइसलैंड में उष्मा है उसको लेकर चली जाएगी ना। इसलिए कहते हैं कि अधिक तेज तथा प्रबल वायु मतलब विंड के कारण हीट आइसलैंड का प्रभाव कम हो जाता है। और नगर के ऊपर मतलब सिटी के ऊपर 300 मीटर की ऊंचाई तक यह सीमित रहता है। इस चीज को जानते हैं कि अर्बन हीट आइसलैंड जो बनता है वह 300 मीटर की ऊंचाई तक चला जाता है। अधिक टेम्परेचर के कारण नगर के केंद्र में स्थित हीट आइसलैंड वाले भाग में हवा गर्म लो प्रेशर होकर ऊपर उठती है तथा यह नगर के ऊपर वायुमंडल में निर्मित हो जाती है। डोम का पॉपुलेशन मतलब पोल्यूशन डोम मतलब प्रदूषण डोम का निर्माण कर देती है। हीट गर्म होगी उष्मा तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ऊपर जाके इकट्ठा हो जाएगी तो एक पॉल्यूशन डोम बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड या जो नगर के औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये जो पॉल्यूशन डोम रहता है वह 1000 मीटर की ऊंचाई पर मोटी परत का निर्माण कर देता है। एक डोम सा बन जाता है मोटी परत का, 1000 ऊंचाई एक मोटी परत आपको मिल जाएगा। ठीक है,
ये हुआ इसका प्रोसेस। और इसे भी समझिए, जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उसमें जो सोलर रेडिएशन का निम्न दो कारणों द्वारा अधिक एब्जॉर्प्शन होता है, मोर एब्जॉर्प्शन होता है। कारण क्या है कि यहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो वनस्पतियों के अभाव, मतलब जो एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन में सौरिक विकिरण मतलब सोलर रेडिएशन सीधे धरातल पर पहुंच जाता है। और जिससे क्या है, फिर उसके बाद भवनों की जो पक्की छतें हो गई, पक्की फर्श हो गए, सड़कें रोड्स हो गए, गलियों के कारण सौरिक विकिरण सोलर रेडिएशन का अधिकतम अवशोषण एब्जॉर्प्शन होता है। यही कारण है कि यहाँ पे टेम्परेचर आपको ज्यादा मिल जाएगा। इसी श्रृंखला में अब हम एसिड रेन को भी समझ लेते हैं कि जो अम्लीय वर्षा होती है क्या कारण होता है। अम्लीय वर्षा ऐसे बनता है कि जो यहाँ से सब कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब जाता रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड, मेनली तो सल्फर डाइऑक्साइड पूछता है कि क्या कारण है कि एसिड रेन होता है। तो इसका मेन रीजन तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी, नाइट्रोजन का भी इनमें प्रभाव पड़ता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी। सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे ज्यादा मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या होता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड जो स्मोक और स्मॉग बनते रहते हैं वह क्लाउड के रूप में बढ़ते हैं, फिर वर्षा करते हैं। तो जो भी पीएच, जिसका भी पीएच वैल्यू जो है वह 4 रहता है या फिर 4.2 से 4.4 के बीच में रहता है, वो एसिड रेन कहलाता है। क्योंकि प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7 रहता है, ठीक है। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू, तो जब पीएच वैल्यू 4.2 से 4.4 के बीच चला जाता है तो आपका एसिड रेन होता है। अब एसिड रेन होने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो अस्थमा पड़ेगा, फेफड़े आपके कमजोर होंगे, ब्रोंकाइटिस होगा। और इसका एक रीजन और भी पूछा गया है कि ताजमहल का जो कलर है वह चेंज क्यों हो रहा है, तो वह एसिड रेन की वजह की हो रहा है। और एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है जो कि प्रभाव डालता है, ताजमहल का कलर जो है पीले में कलर बदल जा रहा है। आइए अब हम लास्ट टॉपिक हजार्ड एंड डिजास्टर को भी समझ लेते हैं। हजार्ड किसे कहते हैं, जिसे आपदा का मतलब प्रकोप कहते हैं, और डिजास्टर मतलब आपदा। तो प्रकोप कहने का मतलब ऐसे क्षतिकारक या भौतिक घटना, कोई भी ऐसी क्षतिकारक भौतिक घटना जो मानव जीवन को हानि पहुंचाए या संपत्ति, उसके मानव जीवन को हानि पहुंचाए या उसकी संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता हो या संभावना रखती हो, उसकी पोटेंशियल रखता हो या पॉसिबिलिटी रखती हो। ये नहीं है कि ये कर दे रहा है, उसे हम हजार्ड कहते हैं। इसे और अच्छे समझिए, हजार्ड मतलब प्रकोप, प्रभावी रूप से क्षतिकारक भौतिक घटना या मानव क्रिया है जिसके द्वारा मानव जीवन को क्षति हो सकती है, हो नहीं गई है, हो सकती है परंतु होती नहीं है, ठीक है। संपत्ति की क्षति हो सकती है, सामाजिक और आर्थिक विध्वंस हो सकता है, पर्यावरण में अवनयन हो सकता है। तो इसलिए आपने सुना होगा डिजास्टर मैनेजमेंट सुना होगा, परंतु हजार्ड मैनेजमेंट नहीं सुना होगा, ठीक है। और अगर हम डिफिनेशन देखें हजार्ड का, तो ऐसे क्षतिकारक भौतिक घटना जिनके रिहायशी मतलब इनहैबिटेड क्षेत्रों में मानव के जनधन को अपार क्षति पहुंचाने की संभावना, ध्यान दीजिएगा, संभावना मतलब कि एवं क्षमता, पोटेंशियल होता है, उसे हम हजार्ड कहते हैं, परंतु क्षति पहुंचाती नहीं है, ठीक है। तो हजार्ड कहने का मतलब कि ऐसे क्षतिकारक भौतिक घटना जो मानव जीवन को हानि या संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता या संभावना रखती है, पोटेंशियल रखती है, क्षमता रखती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम डिजास्टर को समझते हैं, आपदा। तो डिजास्टर एक ऐसी क्षतिकारक या भौतिक घटना जो पूरी तरह से मानव जीवन, पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से मानव जीवन और उसकी संपत्ति, मतलब कि क्या कहते हैं कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी मतलब कि पूरी तरह से मानव जीवन को और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, उसे हम डिजास्टर कहते हैं। हजार्ड में नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि डिजास्टर में नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी प्रकोप मतलब हजार्ड उस समय आपदा, डिजास्टर होता है जब वह मानव आवासित रिहायशी मतलब कह सकते हैं कि इनहैबिटेड क्षेत्रों में जहां लोग रहते हैं, जहां पे लोग रहने लगते हैं, उनको प्रभावित करता है। अर्थात जब वह मानव को प्रभावित करता है तब वह हजार्ड डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आपने डिजास्टर मैनेजमेंट सुना होगा परंतु हजार्ड मैनेजमेंट नहीं सुना होगा, क्योंकि जब डिजास्टर होगा तभी तो आप आपदा प्रबंधन कब करेंगे, जब मानव को क्षति पहुंचेगी, वहां के उसकी संपत्ति को, उसकी आर्थिक रूप से जो संपत्ति मतलब दिक्कत आएगी, तब ना उसका आपदा प्रबंधन करेंगे। आपदा प्रबंधन में हम क्या करेंगे, आपदा की तैयारी करेंगे, मतलब कि आपदा के पूर्व, जो आपदा आने के पहले उसके बारे में जानकारी लेंगे, आपदा तैयारी, उसकी प्रकृति देखेंगे, उसका शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसकी चेतावनी को समझेंगे, फिर आपदा शिक्षा दी जाएगी, डिजास्टर मिटिगेशन प्रिपरेशन होगा। आपदा उपरांत मतलब पोस्ट डिजास्टर, मतलब डिजास्टर आ गया, उसके बाद क्या होगा, तो रिलीफ मेजरमेंट किया जाएगा, मतलब राहत सामग्री पहुंचाए, राहत कार्य किया जाए, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, वहाँ पुनर्वास उन्हें दिया जाए, फिर उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, आपदा क्षतिपूर्ति की जाए, पैसा दिया जाता है, फिर आर्थिक रूप से सहायता की जाती है, सभी चीजें हैं। अब हम आगे उसके बाटों, उत्पत्ति के कारकों एवं उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर पर्यावरण को मतलब कि हजार्ड एंड डिजास्टर को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाए। तो इन्वायरमेंट में जो हजार्ड एंड डिजास्टर पाया जा रहा है उसकी उत्पत्ति और उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पर्यावरण प्रकोप जो हजार्ड है वो प्राकृतिक प्रकोप, मानवजनित प्रकोप हजार्ड डिजास्टर में। तो आप हजार्ड डिजास्टर समझ ही गए होंगे क्या होता है, दोनों एक ही घटना है, बस मानव को जब प्रभावित करता है तो डिजास्टर हो जाता है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, हजार्ड को फिर से समझते हैं इस कैसे भागों में उत्पत्ति का बांटा गया है। तो सबसे पहले है नेचुरल हजार्ड मतलब प्राकृतिक हजार्ड या डिजास्टर, ठीक है। फिर है मानव इंड्यूस हजार्ड मतलब मानव जनित हजार्ड या डिजास्टर। तो सबसे पहले मानव प्राकृतिक को समझ लेते हैं। तो प्राकृतिक में दो भागों में बांटा गया, प्लेनेटरी हजार्ड एंड डिजास्टर मतलब ग्रही जो हजार्ड डिजास्टर आते हैं, और एक होता है एक्स्ट्रा प्लेनेटरी या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हजार्ड डिजास्टर, ये पार्थिव वाला डिजास्टर हो गया। तो ग्रही अगर हम देखें तो टेरेस्ट्रियल एंडोजेनियस हजार्ड मतलब पार्थिव अंतर्जात जो हजार्ड मतलब आंतरिक क्रियाओं द्वारा होता है, देखिए वैल्कोनिक इरेप्शन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, तो ज्वालामुखी उद्भेदन हो गया, भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया। फिर दूसरा जो है एटमॉस्फेरिक मतलब कि वायुमंडली या फिर क्या कहते हैं बहिर्जात हजार्ड जो ऊपर ऊपर मतलब बाहर की तरफ होता है। एंडोजेनिक में अंदर से होता था, भूकंप था, वैल्कोनिक इरेप्शन था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एटमॉस्फेरिक में आपका एबनॉर्मल इन्फ्रेंट मतलब जो विरल घटनाएं घटती हैं, जैसे हो गया साइक्लोन आ गया, लाइटनिंग हो गई, बिजली गरज रहा है, हेलस्टॉर्म हो रहा है, ओलावृष्टि हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रहा है। एक ये हो गया एबनॉर्मल। एक होता है कम्युलेटिव एटमॉस्फेरिक हजार्ड मतलब एक संचयी हजार्ड होता है। संचयी हजार्ड मतलब देखिए बाढ़ आ गया, बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, तो ये बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है ना कम्युलेटिव एटमॉस्फेरिक हजार्ड। बाहर की तरफ फिर कोल्ड शीत लहर चल रही है, देखिए ठंडी के हीट वेव, देखिए गर्मी आ गई थी, ताप लहर चल रही है, लू चलने लगे थे, हीट वेव समझिए एक तरह की। तो ये आपका हजार्ड में नेचुरल हजार्ड हो गया, प्राकृतिक, ठीक है। अब आते हैं मैन इंड्यूस हजार्ड मतलब मानव जनित। मानव जनित में देखिए फिजिकल हो गया, फिर केमिकल हो गया, फिर बायोलॉजिकल हो गया। फिजिकल मतलब भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया और जैविक हो गया। तो हजार्ड डिजास्टर जो हो रहे हैं, तो फिजिकल में आप समझ सकते हैं भूकंप आ जा रहा है, फिर लैंडस्लाइड हो रहा है, सॉइल इरोजन मृदा अपरदन हो रहा है, तो लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन हो रहा है। तो ये सब आपके फिजिकल में आ जाएंगे। वहीं केमिकल हजार्ड रासायनिक डिजास्टर हजार्ड में अगर हम देखें तो रिलीज ऑफ द टॉक्सिक केमिकल, जो टॉक्सिक केमिकल निकल रहे हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आप कर रहे हैं, तो ये जो मानव द्वारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मतलब कि समझ रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा का निकालना, ठीक है। आजकल सभी देखो पर नाप की ऊर्जा हो गई है। बायोलॉजिकल मैक्सिमम देखो पर बायोलॉजिकल हजार्ड डिजास्टर में अगर हम देखें जैविक में, तो इसमें आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या